नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के दादर में मौजूद चैत्य भूमि से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक की खबर से, जहां सांप्रदायिक हिंसा के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। धारवाड़ इलाके में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी हुई। कसूर उनका इतना था कि वो एक हनुमान मंदिर के बाहर ठेले पर फल बेच रहे थे। उनके ठेले पर मौजूद सभी तरबूजों को दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बर्बाद कर दिया। पुलिस वहां पर मौजूद तो थी, लेकिन एक मूक दर्शक की तरह। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। बुजुर्ग नबी साहब किलेदार के सारे फल दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फेंक दिए। वजह, नबी साहब किलेदार मुसलमान हैं और दुकान उन्होंने हनुमान मंदिर के बाहर लगाई थी। पुलिस की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ। अब पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले हलाल मीट को लेकर बवाल। शिवमोगा में मारपीट, फिर मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार का कॉल। और ऐसी ही नफरत फैलाने वाली दूसरी बातें। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नफरती माहौल बनाने वालों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने से कतरा रही है। हम लोग 3-4 दिन से, आज 5वां दिन हो गया, एक कंप्लेन लिखवाना चाह रहे हैं उस शख्स के खिलाफ जो समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना चाहता है, दंगा कराने की साजिश से, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर, डीसीपी, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, हम हर जगह जा चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और इसीलिए हम कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। शिवमोगा, कलबुर्गी और कोलार में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। अब सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं तो कार्रवाई की बात की जा रही है। सरकार ये मामला हमारे ध्यान में आया है। हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है। हर शख्स को संवैधानिक अधिकार है इस देश में रहने का, व्यापार करने का। ट्रेड ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕಿದೆ। कर्नाटक में सांप्रदायिक उन्माद तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की चुप्पी से नफरत फैलाने वालों को शह मिल रहा है और जो लोग इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं वो अपनी अर्जी लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव की वजह से कई लोग घायल हुए हैं। एसपी और 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। इस तनाव की वजह से कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। दंगे के आरोपियों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर के संवेदनशील छोटी मोहन टॉकीज क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकानों पर बुलडोजर चलाए गए। देखिए, पूरे जो निमाड़ का इलाका है उसमें रामनवमी के दिन जो जुलूस निकालने के बाद जो पथराव हुआ, दंगे भड़के, उसमें अगर खरगोन की अकेले बात करें तो लगभग 16 मकान और 29 दुकानों को तोड़ा गया है। प्रशासन का ये कहना है कि दंगाइयों पर उन्होंने कार्रवाई की और जो अवैध हिस्सा था उनके मकानों का वो तोड़ा गया है और लगभग 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जो पड़ोसी बड़वानी ज़िले का सेंधवा, ये भी अपने आप में बहुत ही सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका है। यहाँ लगभग 11 एफआईआर दर्ज हुई है। 7 लोगों के मकान तोड़े गए हैं और 7 लोगों को ही हिरासत में लिया गया है। तो इन दोनों ज़िलों में जो दंगे भड़के थे, अगर खरगोन की बात करें तो वहाँ जो पुलिस के कप्तान हैं, जो एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं सिद्धार्थ चौधरी, उनके पैर में गोली लगी है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। और इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। और उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में जो आरोपी रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया है और बुलडोज़र मामा के रूप में एक तरह से शिवराज सिंह चौहान की छवि बनती जा रही है। हालांकि कई बार ये सवाल उठे हैं कि जब तक आरोपी को सज़ा नहीं हो जाती तो फिर किस हैसियत से, क्या प्रशासन ही अब अदालत भी बन गया है। लेकिन बार बार प्रशासन का तर्क यही होता है कि अवैध हिस्सों को गिराया जा रहा है। हालांकि ये भी सवाल है कि इससे पहले क्या प्रशासन को सूझता नहीं था
कि वो हिस्से अगर अवैध हैं तो कितनी बार नोटिस दिया गया या कितनी बार घर गिराने की या दुकान गिराने की बात कही गई। तो बहरहाल फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा ज़ोर यही है कि इन इलाकों में और तनाव ना बन पाए, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत खरगोन और जो सेंधवा है वहाँ पर ये भी आ रही है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं चल रही हैं, तो इन बच्चों की परीक्षाओं को भी स्थगित करना पड़ा है। और 3 दिनों का कर्फ्यू अब खरगोन में लगा दिया गया है। पहले दिन सिर्फ 3 थानों में था, लेकिन उसे बढ़ाया गया और अब 3 दिनों का कर्फ्यू वहाँ पर कर दिया गया है। तो रोज़मर्रा की भी दिक्कतें लोगों को आने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों की है जिनकी परीक्षाएं हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन का बुलडोज़र चल पड़ा है, लेकिन इसके बीच आम आदमी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी। और झारखंड के देवघर में त्रिकूट रोपवे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ट्रॉली का तार अचानक टूट गया, जिससे ट्रॉलियां पास की चट्टान से जा टकराईं। 12 ट्रॉलियों में 48 लोग रात भर फंसे रहे। हेलीकॉप्टर की मदद से 30 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 10 से 11 लोग अब भी फंसे हुए हैं। त्रिकूट पर्वत पर संचालित रोपवे कुल 26 ट्रॉलियों के साथ यहां पर चलाया जाता है, लेकिन रविवार को इसमें से 24 ट्रॉलियों को चलाया जा रहा था। अब हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोगों को रस्सियों के सहारे उतारा जा रहा है। हादसे के वक्त रोपवे के 20 केबिन में 80 यात्री सवार थे। कल से अब तक कुल 62 लोग निकाले जा चुके हैं। और गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में आज कई झुग्गियों में आग लग गई। ये आग फैलते फैलते पास बनी गौशाला में पहुंच गई, जिसके बाद गौशाला में मौजूद करीब 35 गायों के झुलसने से मौत हो गई है। इस हादसे में 20 से ज्यादा गाय घायल हो गई। और सीएनजी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ ऑटो टैक्सी वालों ने दिल्ली सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। मांग है कि केंद्र और दिल्ली सरकार उनकी तकलीफ को समझे। वो मांग कर रहे हैं कि सब्सिडी देकर उन्हें 35 रुपए प्रति किलो सीएनजी मुहैया कराई जाए। सीएनजी की कीमतें इनके लिए कम नहीं की गई तो 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली के ऑटो टैक्सी वाले 2 दिनों की हड़ताल पर चले जाएंगे। सीएनजी को लेकर आवाज बार बार उठ रही है, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं। हम ये कह रहे हैं सब्सिडी दी जाए, 35 रुपए हमारे को सीएनजी 1 केजी दी जाए। 70 रुपए आज रेट हो गया, वो गुजारा नहीं है इन लोगों का। और जो अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो मांगे नहीं मानी गई तो फिर चक्का जाम होगा। कब चक्का जाम? 18 और 19। गाजे बाजे के साथ सरकार के खिलाफ आवाज लगाते ये सब ड्राइवर हैं। रोज की कमाई से ही घर परिवार का पेट पलता है। अब बढ़ती महंगाई के बीच गुजर बसर की समस्या उठ खड़ी हुई है। नाराजगी भी है और उम्मीद भी। जो 400 की गैस डलाते तो 700 की गैस डला रहा है, जिससे हमारा 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, जो गैस की में खर्च हो जाता है। जो 500-600 बचता था, अब 200-300 बच रहा है गैस पे। जब 49 दिन की सरकार बनी थी केजरीवाल जी की, जब इन्होंने 1 दिन के अंदर 15 रुपए एकदम से घटा दिए थे, तो अब इतनी महंगी हो रही है गैस। दोनों सरकारें सामने आकर के बात करें, ताकि जो परेशानी 18-19 तारीख को होने जाएगी उस परेशानी से निपटा जा सके। इससे पहले शुक्रवार को भी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। इस बार हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मुसीबत बढ़ गई है। आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जमा पैसे के गबन के मामले में मुंबई की सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, इसे चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए उन्हें अंतरिम राहत भी नहीं दी गई है। उनके बेटे पर फैसला कल आएगा। लगता है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया बुरे फंस गए हैं। आईएनएस विक्रांत मामले में अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। वो जो 11,000 का अमाउंट था, जो कलेक्शन अमाउंट था, जज का ये मानना है कि वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ है और एविडेंस सफिशिएंट नहीं है दिखाने के लिए कि वो डिपॉजिट हुआ है। तो अभी वो हाई कोर्ट में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। इसके पहले अदालत में चली तकरीबन 2 घंटे की बहस में किरीट सोमैया के वकील ने 57 करोड़ रुपए जमा करने के आरोप को गलत बताते हुए सिर्फ 11,000 रुपए जमा होने की बात मानी और ये भी कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई कोष नहीं था, इसलिए वो पैसे उन्होंने अपनी पार्टी को दे दिए थे। जवाब में विशेष सरकारी वकील ने दलील दी कि बात 57 करोड़ की हो या 11,000 की, आईएनएस विक्रांत के नाम से पैसे जमा हुए तो वो आईएनएस विक्रांत के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे। ऐसा नहीं हुआ, मतलब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है।
इस देश का कोई तो कानून है, इस कानून के मुताबिक अगर जब आप पैसे लोगों से जमा करते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए या लाइसेंस चाहिए। तो इन्होंने दिखाना है कि इन्होंने ऐसी परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ली थी क्या, पहली बात। अगर इन्होंने पैसे जमा किया तो पैसे के रिसिप्ट दिए क्या, अगर इन्होंने ये पैसे राजभवन में देने के लिए जमा किए तो राजभवन में पैसे दिए गए, और अगर उन्होंने राजभवन में नहीं दिए तो ये पैसे का इन्होंने क्या किया, इसके लिए उनका कर्तव्य। मामले में शिकायतकर्ता की तरफ से पेश वकील ने किरीट सोमैया को 2000 रुपए चंदा देने की बात कही और अदालत को बताया कि सिर्फ 11,000 रुपए जमा करने की बात झूठी है, क्योंकि उस दौरान खुद किरीट सोमैया ने ट्वीट कर 140 करोड़ रुपए जमा करने की बात कही थी। सैनिक की भावना एक अलग भावना होती है। उनके मन में आया कि भाई ये 2 बार युद्ध में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ INS विक्रांत का बहुत अहम भूमिका रही है। उस अहम भूमिका के नाते उसको म्यूजियम बनाने के लिए और उसके लिए संरक्षण के लिए अगर कुछ देना चाहिए तो उन्होंने अपने जेब से 2000 रुपये निकाल के दिया था चर्च गेट में, और उनका ऐसा अंदाज था कि वहाँ पे कई सारी पेटियाँ रखी थी और तमाम लोग इकट्ठा होकर दे रहे थे। वक्त की बात है जो किरीट सोमैया कल तक महाविकास आघाड़ी के 1 दर्जन नेताओं को गिरफ्तार करवाने का दावा करते फिर रहे थे, आज वो खुद अपनी गिरफ्तारी से बचने के रास्ते तलाश रहे हैं। मतलब साफ है, बदले की इस राजनीति में कब किसका नंबर लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के दादर में मौजूद चैत्य भूमि से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।